नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लेकर कार्यक्रम ज्योतिष जिज्ञासा। एक ऐसा कार्यक्रम जहां मैं आपकी जन्म कुंडली से संबंधित प्रश्नों का जवाब देता हूं, शांति करता हूं जिज्ञासाओं की जो निरंतर आपके मन में उत्पन्न हो रहे हों। तो चलिए बिना विलंब किए ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली जिज्ञासा है सुशील जी की। इन्होंने पूछा है, मिथुन लग्न की कुंडली में नवम भाव में शनि है और उन पर शुक्र की दृष्टि है, साथ ही शुक्र पर गुरु की 5वीं दृष्टि है, कैसा परिणाम होगा? देखा जाए तो जन्म कुंडली के नवम में शनिदेव का होना मिथुन लग्न की कुंडली में यानी भाग्येश का भाग्य भाव में होना यह अत्यंत श्रेष्ठ है। अब बारी आती है शुक्र की। हालांकि ज्योतिष शास्त्र कहता है कि शुक्र शनि के दृष्टि संबंध से राजयोग भंग हो जाता है, परंतु आपकी कुंडली में अंतर थोड़ा है। नवमस्थ शनिदेव पर गुरु की दृष्टि से महाभाग्यवान योग होता है, परंतु यहां पर शुक्र की दृष्टि है तो शुक्र भी दैत्य गुरु हैं और उनकी दृष्टि से भी महाभाग्यवान योग ही बनेगा। अब शनि की दृष्टि शुक्र पर पड़ने से और शनि की दृष्टि गुरु पर पड़ने से जो हार्म, सबसे पहले तो जो हानि शुक्र को हो सकती थी वो गुरु की दृष्टि पूर्ण कर देगी। गुरु की दृष्टि शुक्र पर भी पड़ रही है तो जो शुक्र में कमजोरी आ सकती थी उसे गुरु की दृष्टि पूर्ण कर देगी। अब एक और चीज समझ लीजिए कि यहां पर एक तरह से एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है। गुरु की जो दृष्टि पड़ रही है शुक्र पर, तो शुक्र की दृष्टि में गुरु की दृष्टि को सम्मिलित माना जाएगा जन्म कुंडली के नवमस्थ शनि पर। तो ये एक तरह से देखा जाए तो महाभाग्यवान योग तो हुआ ही, और शनि की दृष्टि जो शुक्र पर पड़ रही है, शनि की दृष्टि जो गुरु पर पड़ रही तीसरी दृष्टि, उसमें शुक्र की दृष्टि भी सम्मिलित मानी जाएगी शनि के साथ। यानी एक तरह से देखा जाए तो शुक्र और गुरु का नवम पंचम योग और शनि और गुरु का तीसरे 11वें का संबंध, ये अपने आप में अद्भुत संयोग है। ये महाभाग्यवान योग और अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदायक योग है। पुष्पेंद्र सिंह जी हैं, इन्होंने पूछा है कि तुला लग्न की कुंडली है और षडबल में सबसे बलवान शनिदेव हैं और तीसरे भाव में बैठे हैं, क्या मुझे नीलम धारण करना चाहिए? तुला लग्न की कुंडली में सर्वाधिक योग कारक ग्रह, वृषभ लग्न की कुंडली में सर्वाधिक योग कारक ग्रह शनिदेव को ही माना गया है। फलतः तुला और वृषभ लग्न के लोगों को 100% नीलम धारण कराया जा सकता है। आपकी कुंडली में शनिदेव तीसरे भाव में बैठे हैं, फलतः आपको नीलम अवश्य धारण कराया जाना चाहिए, परंतु समझने का प्रयत्न करना भी जरूरी है। आपने कहा है कि षडबल में शनि सबसे बली हैं, अब जरा समझने का प्रयत्न करिए। रत्न धारण का यह मतलब ही नहीं होता। क्या कभी आप किसी डॉक्टर के पास गए हैं और जाकर के आपने कहा है कि डॉक्टर साहब मैं बड़ा तंदुरुस्त चल रहा हूं, बहुत मजबूत स्थिति में, सब कुछ मेरा बहुत अच्छा है, कोई दवाई दीजिए मुझे? डॉक्टर भी पूछेगा किस लिए, कोई समस्या तो हो। ये जो रत्न है वो असल में दवा है। ये रत्न जो है वो असल में दवा है। अब आपको एक बड़ा कमाल का विषय आज बताता हूं। आज का ये प्रश्न बहुत अद्भुत प्रश्न है, समझिए। पहले के राजा महाराजा रत्नों को अपने माथे पर, अपने शरीर के अंगों पर धारण करते थे। वो लगभग रत्नों को धारण करते थे। प्रिय दर्शकों, इस विषय को बड़ी गहराई से और गंभीरता से समझने का प्रयत्न करिए। आज रत्न केवल व्यापारिक रूप में है। पहले के राजा महाराजा रत्नों के भस्मादि बनाकर के उसका भक्षण भी करते थे, इत्यादि धारण भी करते थे। आज रत्नों का बाजार है। आप एक आम आदमी लमसम जिन रत्नों को वो धारण करता है, असल में वो रत्न तो मूलतः है ही नहीं, रत्न का बाहरी परत है। मैं बड़ी गंभीर बात आपको समझा रहा हूं। रत्न का बाहरी परत है। बड़े बड़े अमीरों को देखा देखी करके छोटे और निम्न वर्ग के लोगों ने शराब पीना शुरू कर दिया। बड़े और अमीर क्वालिटी के जो लोग हैं वो 15,000, 20,000, 25, 50, 5 लाख, 10 लाख रुपए की शराब पी रहे हैं। नुकसान उनका भी शराब करता है, लेकिन इस तरह से जानलेवा एकदम से नहीं हो जाता। लेकिन उनके देखा देखी छोटे छोटे स्तर के वो
बहुत सस्ते से शराब पीना लोगों ने शुरू किया और उसका उनको दुष्परिणाम। अब राजा महाराजा जो रत्न धारण करते थे, उस रत्न के साथ की स्थिति को पहले समझने का प्रयत्न करिए। हम कह ही रहे हैं कि वो राजा महाराजा थे, तो वो जब राजा महाराजा थे तो उन रत्नों को जब वो धारण करते थे तो उन रत्नों की भी गरिमा बढ़ जाती थी राजा के सर पर जाकर के। ये वैसे ही था कि उस रत्न की विशिष्टता बढ़ती थी। अब आप रत्न किस स्थिति में धारण कर रहे हैं? आप रत्न धारण कर रहे हैं कष्ट और परेशानी की स्थिति में। हालांकि आपका केस अलग है, मैं आपके केस पर भी पुनः आता हूं। हम आमतौर पर जो लोग रत्न धारण कर रहे हैं किस स्थिति में धारण कर रहे हैं? अपने कष्ट परेशानी से बचने के लिए, ग्रह को मजबूत करने के लिए, यानी दवा। अब आपको यह पता होना चाहिए कि दवा कोई भी हो, चाहे माइनर या मेजर, दवा का साइड इफेक्ट होता ही होता है। तो वैसे रत्न का भी साइड इफेक्ट है। और जबकि मैं कह चुका हूं कि बहुत उच्च क्वालिटी का रत्न आपको प्राप्त छोड़िए देखने को भी नहीं मिलता। देखने को भी नहीं मिलता, प्राप्त कहां से होगा? वो जितने भी हैं, अब चूंकि ये बहुत बड़ा व्यापार बन चुका है तो उस व्यापार को चलाने के लिए मार्केट में उपलब्ध कराए जा रहे हैं, कुछ तो बनाए जा रहे हैं इत्यादि। वो एक अगर नकली है तब तो कोई मतलब ही नहीं है, नकली है तो कोई मतलब ही नहीं है। और अगर साधारण से थोड़ा बेहतर स्थिति में जाकर के पैसे खर्च करके आपने ले भी लिए तो उस अवस्था में कई बार वो अपना प्रभाव नहीं दे पाता, आपको नुकसान पहुंचाता है। मैं रत्न का विरोधी इसलिए नहीं हूं क्योंकि कई तरह की जालसाजी है। मैं रत्न का को मानता हूं, खुद भी धारण किए हुए हूं, जानता हूं। अगर सही चीज मिले तो कोई बुराई नहीं। अब जिससे इस केस पर आते हैं जो इन्होंने पूछा है, जब शनिदेव सबसे बली हैं तो शनिदेव आपके लग्न के लिए सर्वाधिक कारक ग्रह हैं, सत्य है, तीसरे में बैठे हैं और बढ़िया है। लेकिन सबसे बली है तो और ज्यादा रत्न आप धारण करके उनको बल देंगे तो रत्न से होगा क्या और क्या होगा? तो शनिदेव दुख के भी तो कारक हैं, आप इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। शनिदेव दुख के भी कारक हैं। वृषभ और तुला लग्न के लोगों में एक जन्मजात व्यक्तित्व और गुण होता है अत्यधिक कामुकता, सुख की चाहत, भोग की अधिक कामना। इन दोनों लग्नों में बहुत अधिक है। आपको ज्योतिष समझ जिस दिन आ जाए आपको समझ में आएगा कि क्या यह अद्भुत रहस्य है। यहां पर शनिदेव को कारक कहा गया है। शनिदेव दुख के कारक हैं। शनिदेव दुख के कारक हैं, यानी जीवन में जहां जिनकी बहुत चाहत केवल और केवल भोग सुख ऐश्वर्य की है, उनके लिए बहुत आवश्यक है कि नमक के रूप में थोड़ा सा शनिदेव हो, दुख के रूप में शनिदेव हो, तभी भोजन का जायका समझ में आएगा, नहीं तो स्वाद नहीं आएगा। तो ऑलरेडी आपकी कुंडली में वो जायका मजबूत है, अब काहे को आप उसको मजबूत करना चाहेंगे? जरूरत नहीं है। वो कारक होने का ये मतलब नहीं होता कि रत्न हमें मैं बात शनिदेव की नहीं कर रहा हूं, मैं सभी ग्रहों की कर रहा हूं। अगर इसी स्थिति में सूर्य हो तो भी क्या रत्न धारण करना चाहिए? जब वो षड्बल में सबसे बली है तो क्यों करना चाहिए? जरूरत ही क्या है? वो ऑलरेडी इतना मजबूत है कि हमें उसको विटामिन पिलाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ना धारण करें, जो ग्रह मजबूत हो उसका रत्न नहीं पहने। सोनाली शर्मा जी ने पूछा है, मेरी तुला लग्न की कुंडली है और लग्न में ही चंद्रमा शुक्र के साथ बैठे हैं परंतु शुक्र वृद्ध अवस्था के हैं, तो क्या यह पुष्कल योग है? मेरी तुला लग्न की कुंडली है और लग्न में ही चंद्रमा शुक्र के साथ बैठे हैं परंतु शुक्र वृद्ध अवस्था के हैं। देखिए पुष्कल योग कैसे बनता है? पुष्कल योग घटित होता है कि लग्नेश बलवान और चंद्रमा जिस राशि में बैठे हों उसके राशिपति के साथ केंद्र में हो अथवा मित्र राशि में हो तो ये पुष्कल योग बनता है। बड़ा धनवान योग है, जातक को धनवान बनाता है, धनदायक योग है। अब आपने जो सूत्र बताया उसमें 2 पॉइंट है जो समझने की आवश्यकता है। इसमें शुक्र तो आपने कमजोर बताया, लेकिन लमसम चंद्रमा भी आपका कमजोर है, क्योंकि जब शुक्र चंद्रमा के साथ है तो सूर्य तो कहीं आसपास ही होंगे ना, एक घर पीछे एक घर आगे, तो इस अवस्था में चंद्रमा भी कमजोर है। चंद्रमा भी शुक्ल पक्ष का अगर है तो वो कहीं ना कहीं, अगर 2 ही हो सकता है तो शुक्ल पक्ष का हो या कृष्ण पक्ष का हो। अगर सूर्य आगे है तो कृष्ण पक्ष का, सूर्य पीछे है तो शुक्ल पक्ष का, लेकिन दोनों ही स्थिति में चंद्रमा भी कमजोर है। तो ज्योतिष का रूल कहता है कि योगदायक जो ग्रह हैं, जो युति बनाकर के योग का निर्माण कर रहे हैं, उनके पास बलाबल होना चाहिए। तो शुक्र के वृद्ध होने से ज्यादा यहां चंद्रमा की स्थिति को देखना जरूरी है। चंद्रमा कहीं ना कहीं कमजोर अवस्था में दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये योग, अब सवाल उठता है कि फिर योग होगा ही नहीं? नहीं, योग है, ये बहुत ध्यान से समझिए। योग तो मान्य है, पुष्कल योग ही इसको कहेंगे, परंतु चूंकि गुरु, ऐसे भी समझ लीजिए कि तुला लग्न की कुंडली में लग्न में ही शुक्र और चंद्रमा बैठे हैं एक साथ। आप सोनाली शर्मा कह रही हैं अगर आप लड़की हैं, अगर लग्न में है, तो मैंने बताया था कि शुक्र और चंद्रमा की युति हो, विशेष करके अगर चंद्रमा की ही राशि में ये युति हो तो जिस भाव में ये योग होगा, जिस जगह पर, तो लग्न में हो तो व्यक्ति का व्यक्तित्व बेहद खूबसूरत हो जाता है।
जिस भाव में होगा वो रिश्ता बड़ा खूबसूरत होगा। तो ये वैसे तो आपके लिए ठीक है, लेकिन इसका प्रभाव कमजोर है, उतना मजबूत प्रभाव, श्रेष्ठ प्रभाव नहीं है। तो पुष्कल योग तो है पर प्रभाव कमजोर है। आशीष तिवारी ने पूछा है, मीन लग्न की कुंडली है, चंद्रमा और मंगल की युति नवम में है, वृश्चिक राशि में, यह अच्छा योग है या इसे खराब माना जाएगा? बड़ा समझने का ये विषय आज का प्रश्न, बढ़िया। ये इसे समझना होगा। मीन लग्न की कुंडली में चंद्रमा और मंगल की युति यदि नवम भाव में बनी हुई है, तो वैसे तो देखा जाए तो मीन लग्न की कुंडली में चंद्रमा कहां के स्वामी होते हैं? तो पंचम के स्वामी होते हैं। मैंने कुछ दिन पूर्व भी एक वीडियो में बताया था कि ये त्रिकोण के जो दोनों भाव हैं ये लक्ष्मी संज्ञक हैं, पंचम भाव और नवम भाव, त्रिकोण और त्रित्रिकोण। तो त्रिकोणपति जब केंद्र में जाकर के बैठते हैं तो वो कहीं श्रेष्ठ होता है इसकी अपेक्षा यदि त्रिकोणपति त्रिकोण में ही हो। जैसे केंद्र के स्वामी केंद्र में होने से उनको केंद्राधिपति दोष होता है, केंद्र के ही किसी भाव में होने से केंद्राधिपति दोष होता है, वैसे ही त्रिकोणपति त्रिकोण में त्रित्रिकोण में बहुत मजबूत तो नहीं माने जाएंगे। विशेष करके स्वयं के घर में हो तो पूछना ही नहीं। जैसे पंचमपति पंचम में हो, नवमपति नवम में हो तो पूछना ही नहीं है। पंचमपति नवम में और नवमपति पंचम इत्यादि ये बहुत श्रेष्ठ नहीं है, जितना श्रेष्ठ इनका केंद्र में जाकर के होकर के केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाना है। अब जो प्रश्न आपने मुझसे पूछा है, इस प्रश्न को समझने का प्रयत्न करिए। यहां पर अगर देखें तो चंद्रमा नीच राशि में बैठे हैं, नीच भंग हुआ उससे ज्यादा मतलब नहीं है। आपने पूछा है अच्छा माना जाएगा या खराब? साधारणतः देखा जाए तो ये अत्यंत श्रेष्ठ चंद्र मंगल योग है, इसमें पूछने वाली कोई बात नहीं है। इस राजयोग का प्रभाव आपको अवश्य मिलेगा। मैं ध्यान से जो कह रहा हूं सुनिए, इस राजयोग का प्रभाव आपको जरूर मिलेगा, परंतु चंद्रमा की नीच राशि में भले नीचत्व भंग हुआ, पर नीच राशि में होने का भी अपना जो प्रभाव है वो मिलेगा, वो है मानसिक अशांति का होना, वो है मानसिक अशांति का होना। तो अब सवाल उठता है कि हम इसे ज्यादा खराब माने या ज्यादा अच्छा माने? ज्यादा अच्छा माने, क्योंकि चंद्रमा आमतौर पर देखा जाए तो जितने डिग्री पर नीच तक मानेगा इसके बाद तो नॉर्मल ही हो जाते हैं, मानसिक अशांति रहेगी, लेकिन ये ज्यादा अच्छा ही प्रभाव है। पीयूष कुमार जी ने पूछा है कि शनि को ज्योतिष में धूर्तता, छल कपट का कारक ग्रह माना गया है, ग्रह कहा गया है, या यदि शनि कुंडली में बलवान हो तो जातक के अंदर ये सारे गुण आ जाते हैं? असल में देखा जाए तो ये थोड़ा सा है, शनिदेव चूंकि शनिवत राहु, राहु को असल में छल कपट धूर्तता का मूल कारक ग्रह कहा गया है, पर चूंकि शनिवत, तो अगर राहु को माना गया तो शनि को मानना ही पड़ेगा क्योंकि शनिवत राहु है। प्रिय दर्शकों, यहां पर यह भी समझने की आवश्यकता है कि कालपुरुष का दुख है शनि, और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को जो विभाजित किया गया है वो बड़ा कमाल का विषय है। उसी में शनि को जितनी भी बुराइयां हैं उन बुराइयों को शनिदेव को दे दिया गया है, उन्हीं बुराइयों को मंगल को भी विभक्त किया गया है। अब मंगल और शनि में बुराइयों को जो विभक्त किया गया है वो कुछ इस प्रकार है कि मंगल आकांक्षा, चाहत है, और शनिदेव उदासीनता है। अब आपने जो प्रशब्द लिखे हैं कि धूर्तता, छल कपट, मैं इसको दो तरह से बताऊंगा, इसको समझने का प्रयत्न करिए। शनि प्रभावित लोग उदासीन हो जाते हैं, शनि प्रभावित लोग उदासीन हो जाते हैं। अब उदासीन व्यक्ति जब समाज में जी रहा होगा तो क्या सबसे खुल करके अपनी उदासीनता बताएगा? और उदासीन क्यों होगा? दो कारणों से हो सकता है। उसके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ निरस्ता है, अपनों का साथ नहीं मिल रहा है, कुछ ना कुछ तो कमी है। क्या वो बाजा बजा के सबसे कहेगा? क्या पूछने पर वो ये नहीं कहेगा अरे नहीं नहीं मेरा तो सब ठीक है, ये क्या हुआ, ये झूठ हुआ कि नहीं हुआ, सामने वाले के साथ ये छल हुआ? देखिए, एक हो गया, एक और बात है। अब देखिए, लग्न में शनिदेव हो या शनिदेव कुंडली में बली हो तो जातक का कोई काम कभी वक्त पर नहीं हो पाता। अब जहां कि हम इस कलयुग में हर व्यक्ति अपना हित साधने में लगा है, क्या अपना काम जल्दी करने के लिए ऐसा व्यक्ति ये न के न प्रकार न करता अपना कार्य नहीं करेगा? तो ये क्या इसमें छल भी आ जाएगा, धूर्तता भी आ जाएगा, धोखा भी आ जाएगा, तो प्रभाव तो दिखेगा। तो एक सवाल फिर और खड़ा होता है कि इसका मतलब बाकी की कुंडली में जिनके में शनि कमजोर है वो लोग क्या धूर्तता, धोखा इत्यादि नहीं करते होंगे? नहीं, करता तो इंसान आम है। आज की परिस्थितियों में लोग जिस परिवेश में पल बढ़ रहे हैं उसके अनुसार कर ही रहे हैं, पर हाँ, शनि के बली होने से ये होता है। पर अच्छाई भी जानते रहिए कि मंगल और शनि का भेद यही है कि मंगल अगर ऐसा प्रभाव दे रहा है तो व्यक्ति को इन बुराइयों में खूब ले जाएगा। शनिदेव ऐसी बुराइयों में ले भी जाएं तो धीरे धीरे इससे बाहर निकाल करके पवित्र बना देते हैं, निर्मल बना देते हैं, एक तरह से व्यक्ति के सभी गुनाहों को धो देने का कार्य कराते हैं। तो हैं वो इन्हीं चीजों के कारक, कराते भी हैं, देते भी हैं, व्यक्ति को ऐसा बनाते भी हैं, लेकिन अंततोगत्वा पवित्र करते हैं।
कविता राजपुरोहित है, इन्होंने पूछा है मेरी पति की कुंडली कर्क लग्न की है, लग्न में चंद्रमा बैठे हैं और वो बहुत आलसी हैं, जैसा कि आप बताते हैं, मुझे क्या उपाय करना चाहिए? अब वो आलसी हैं तो मैं आपको क्या बताऊं, आप क्या उपाय करिएगा? आपके पास क्या उपाय है? आप ही तब देख लीजिए, उनका काम कर लिया करिए। हो सकता है अब उनसे पूछूं तो वो कहेंगे कि नहीं, मैं तो आलसी हूं ही नहीं। मैं कर्क लग्न के लिए भी तो कहा करता हूं कि औरों का काम वक्त पर कर देते हैं, अपना कई बार नहीं कर पाते। एक और भी तो बात कहा था कर्क लग्न के लिए कि कर्क लग्न असल में हर कार्य को बहुत सोच समझ करके करता है, क्योंकि कर्क लग्न में बड़े बड़े महापुरुष जन्मते हैं, तो क्या वो सब आलसी होते होंगे? मैंने कर्क को दोनों तरह से बताया है आपको, आपने बुरा वाला ही खाली चुना है, कोई बात नहीं है। आप उनकी कुंडली में मंगल की स्थिति को देखिए। इस लग्न के लिए इसीलिए सर्वाधिक योग कारक ग्रह मंगल को माना गया है। कर्क लग्न वाले सोच समझ करके कार्य करते हैं। अगर मंगल को उनके बलि कर दिया जाए तो मंगल ऊर्जा है, ऊर्जा का अगर बल हम प्रभाव बढ़ा दे तो व्यक्ति आलसी नहीं रह जाएगा। तो आप इनको एक मंगल से संबंधित चीज जैसे मूंगा इत्यादि धारण करा दीजिए। और अगर मूंगा की स्थिति नहीं बन पाती, यानी मंगल किसी ऐसे भाव में बैठा है जो बहुत अच्छा नहीं है, तो आप एक तांबे का कड़ा धारण करा दीजिए, तो उससे भी फायदा मिलेगा। मंगल के तत्व को उनको मसूर की दाल खिलाइए, लाल चंदन का टीका लगाइए, लाल रुमाल उनके जेब में रखिए, फायदा होगा। सौरभ जी ने पूछा है नवम में राहु पर सूर्य बुध शुक्र एवं गुरु की दृष्टि है, ये कैसा ग्रह संयोग है, क्या इससे कुछ लाभ होगा? नवम में राहु पर सूर्य बुध शुक्र एवं गुरु की दृष्टि है, बहुत बढ़िया है। नवम भाव में पापक ग्रह का होना अत्यंत श्रेष्ठ है। ज्योतिषशास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि ऐसे जातकों का भाग्य, जब जब उनको भाग्य की विशेष आवश्यकता हो, उनका भाग्य उनसे 4 कदम आगे जाकर के खड़ा रहता है। ऊपर से आपने बताया कि राहु पर गुरु और सूर्य की भी दृष्टि है, जो कि भाग्य भाव के कारक ग्रह हैं। तो कारक ग्रह भी अपने भाव को देख रहे हैं, तो भाव की वृद्धि कर रहे हैं। पापक ग्रह क्या करते हैं कि जब वो किसी ऐसे भाव में होते हैं, विशेष करके त्रिकोण इत्यादि में, तो वो भाव को कमजोर करके अपने आप को ठीक कर लेते हैं। फलतः उस अवस्था में जब राहु की दशा आएगी तो राहु की दशा जातक के लिए अच्छी हो जाएगी, परंतु अब जरा गौर करिए कि इस भाव के कारक ग्रह इस भाव को देख रहे हैं, फलतः उस भाव में जो कमी उत्पन्न हो रही होगी राहु के चलते, वो कमी ठीक हो जाएगी। फलतः ये अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है। अगला प्रश्न लाल चंद दवे जी का है, इन्होंने पूछा है मेरा बच्चा मेरे षष्ठ भाव को लेकर के जन्मा है, अभी से उसकी बदमाशी से हम बहुत परेशान हैं, क्या उपाय करें? ये मुझे लगता है कि किसी पुराने वीडियोस से प्रश्न उठाया गया है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत पुराना कार्यक्रम है जहां मैंने ये बताया था कि आप देखिए अपनी जन्म कुंडली में कि आपका बच्चे की कुंडली को देखिए कि आपके किस भाव को लेकर के वो जन्मा है। तो षष्ठ भाव को लेकर के जन्मा है। ऐसे बच्चे थोड़े उद्यमी, जिद्दी, गुस्सैल होते हैं, जिसके चलते आपको परेशान होना पड़े। देखिए वो सूत्र अपने आप में अद्भुत है, उस सूत्र का प्रभाव सामने दिखाई पड़ जाता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। परंतु मैंने बाद में एक और वीडियो बनाया था, उसे आपने अभी मिस कर दिया है। इसलिए मैं हमेशा कहा करता हूं कि मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है ओनली एस्ट्रोलॉजी, इसके सारे वीडियोज जाकर के देखिए, वो अद्भुत प्लेलिस्ट है, उसके सारे वीडियोज देखिए। फिर मैंने इसका एक और तर्क दिया था आपको कि जो छठा भाव है वो रोग रिपु ऋण का है। अब अगर आपका बच्चा जिद्दी है, उद्यमी है, तो संभवतः कल को आपको प्रोटेक्ट करने वाला भी बने, आपके सुरक्षा की व्यवस्था भी तो प्रकृति ने आपको दिया हो सकता है, क्योंकि सिक्के के एक पहलू नहीं होते हैं, सिक्के के एक पहलू नहीं, हमेशा 2 पहलू होते हैं। तो उस अवस्था में देखा जाए तो जो बच्चा जिद्दी आपको लग रहा है, गुस्सैल, कल को वही हो सकता है आपकी सुरक्षा का कारण बनेगा, आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। तो ये प्रकृति प्रदत्त आपको वरदान भी तो है, तो ये अच्छा भी है। अब बारी आती है कि हमें क्या करना चाहिए। सही परिवेश, संस्कार हमेशा याद रखिए। आपके बच्चे की कमियां अगर उसके अंदर उत्पन्न हो रही है तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल आपका है। संस्कार डालिए, अगर वो आप डालेंगे तो खुद ब खुद ठीक होगा। बाकी ग्रह अपना काम करेंगे, मैं जानता हूं इस बात को, फिर भी संस्कार से हम उसको बहुत हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। आंचल सिंह जी हैं, उन्होंने पूछा है मेरा जन्म अमावस्या का है, मेरी मानसिक स्थिति हमेशा खराब रहती है, क्या उपाय करूं? शिव जी की आराधना करिए, प्राणायाम करिए, ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए, पूर्णिमा का व्रत करिए। प्रत्येक माह की पूर्णिमा को सायंकाल चंद्रमा को दुग्ध से अर्घ्य दीजिए। किसी ऐसे कमरे में सोइए जहां रात्रि में, विशेषकर पूर्णिमा की रात्रि में, चंद्रमा का सीधा प्रकाश आपके ऊपर पड़े। आपका जन्म किस दिन का है? अमावस्या का। अब इसके चलते चंद्रमा बहुत कमजोर हो रहे हैं। अब हम चंद्र तत्व को अगर आपके अंदर बलि कर दें, अब मान लिया जाए आपका लग्न ऐसा है जहां चंद्रमा मार्केस है, तो उस अवस्था में हम चंद्र तत्व को कैसे बलि करें? बाहरी चीजों से, चांदी के बर्तन में पानी पीना इत्यादि, एकादशी का व्रत भी करिए, इससे भी चंद्रमा ठीक होते हैं।
और साथ ही साथ जैसा मैंने पूर्णिमा के लिए कहा कि ऐसे समय शाम को अर्घ दीजिए रात्रि में चंद्रमा को, और साथ ही साथ ऐसे जगह पर सोइए जहां सीधा पूर्णिमा की चांद की चांदनी आप पर पड़े, सफ़ेद वस्त्र इत्यादि का पहनना। तो ये सब कुछ करिए। स्नान के जल में थोड़ा दूध डाल करके, मैंने 20 उपाय चंद्रमा को ठीक करने के लिए बताए हुए हैं, उन सभी उपायों को आप जाकर के करिए, आपका चंद्रमा ठीक हो जाएगा। मानसिक अशांति से भी आपको मुक्ति मिलेगी, और ध्यान प्राणायाम लगातार मैं बताता रहता हूं, उससे करके भी आपको फायदा मिलेगा। रोहित कुमार जी हैं, इन्होंने पूछा है जन्म कुंडली में तृक भाव में ग्रह का होना अच्छा है या नहीं। देखिए, इसे भी समझने का प्रयत्न करिए, ये बड़ा गंभीर विषय है। साधारण शब्दों में अगर कहूं, साधारण शब्दों में, तो जन्म कुंडली का जो तृक भाव है 6, 8, 12, इसमें ग्रह का न होना ही अच्छा है। ये एक साधारण तर्क है, जिसे मैंने खुद ही कहा है आपको कि इन भाव सुप्त हैं तो ज्यादा अच्छा है, ये मेरे द्वारा ही कहा है। पर अगर आप ज्योतिष को समझने का प्रयत्न करें, गहराई से समझने का प्रयत्न करें, तो ये तीनों के तीनों भाव कोई आम भाव नहीं है। ये तीनों के तीनों भाव बेहद गंभीर, समझिए इस विषय को। छठा भाव धन त्रिकोण का नवम है, 8वां भाव वैराग्य त्रिकोण का पंचम, और 12वां भाव वैराग्य त्रिकोण का नवम है। नवम अर्थात भाग्य, प्रारब्ध। बिना इन भावों में बल हुए न तो आपके पास बहुत धन होगा और न वैराग्य की स्थिति उत्पन्न होगी। जब ये भाव कुंडली के शुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट होते हैं तो आपके जीवन काल में विशेष स्थिति उत्पन्न होती है, यानी उन भावों के कमजोर होने से भी कहीं ना कहीं जीवन काल में परेशानियां होने लगती हैं, बनने लगती हैं। तो इनमें ग्रहों की कम से कम दृष्टि अवश्य होनी चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, आज बस इतनी ही जिज्ञासाओं को लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं ये जिन दर्शकों के प्रश्न थे उनकी जिज्ञासा तो शांत हुई होगी, बाकी के जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनकी भी जिज्ञासा शांत हुई होगी। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। और यदि आप भी इस कार्यक्रम में अपना प्रश्न सम्मिलित कराना चाहते हैं तो कमेंट में अवश्य लिखिए। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।